16 जून 1580 को अकबर ने मिर्जा खान, जो इतिहास में अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से प्रसिद्ध हैं, को अजमेर का सूबेदार, राज्यपाल नियुक्त किया और महाराणा प्रताप के खिलाफ सम्राट की सेना का नेतृत्व करने का अतिरिक्त कार्यभार दिया। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे और अकबर उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना एक प्रसिद्ध कवि, मुगल सरदार और एक शानदार योद्धा और प्रशासक थे। उन्हें आज भी भारत में हिंदी कवि रहीम के नाम से याद किया जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना को महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से प्रेरणा मिली और उन्होंने मेवाड़ का एक आदर्श वाक्य लिखा, जो इस प्रकार है: जे दृढ़ राखे धर्म को, ता राखे करता। ईश्वर उनकी रक्षा करता है जो धर्म और सत्य का दृढ़ता से पालन करते हैं। एक अवसर पर जब खाने खाना का परिवार अजमेर और सिरोही के बीच यात्रा कर रहा था, उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों को महाराणा प्रताप के पुत्र राजकुमार अमर सिंह ने पकड़ लिया। जब प्रताप को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमार को महिलाओं को सम्मानपूर्वक मुगल शिविर में वापस भेजना चाहिए। उन्होंने अपने पुत्र को यह कहते हुए डांटा कि दुश्मन के परिवार के गैर लड़ाकू सदस्यों को दुश्मन की तरह नहीं माना जाना चाहिए। महाराणा प्रताप की इस महानता और उदारता ने अजमेर के राज्यपाल अब्दुल रहीम खाने खाना को पूरी तरह से प्रभावित कर लिया। उन्होंने प्रताप की प्रशंसा में कविताएं और दोहे लिखे, जिनमें से एक लोकप्रिय है: यह दुनिया अस्थिर है, धन और संपत्ति चली जाएगी, लेकिन एक महान नाम की प्रतिष्ठा हमेशा जीवित रहेगी। प्रताप ने धन और भूमि को त्याग दिया, परंतु कभी सिर नहीं झुकाया। हिंद के सभी राजाओं में केवल वही थे जिन्होंने अपनी जाति की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। मार्च 1581 तक शाहबाज खान अकबर को यह रिपोर्ट कर रहे थे कि मेवाड़ का शासक अब कभी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा, लेकिन यह उनकी अधिक आशावादिता थी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने गुरिल्ला युद्धों की रणनीति जारी रखी, जिससे मुगल सेना की संचार व्यवस्था बाधित हो गई और उनके गुप्तचर तंत्र के माध्यम से मुगल सैनिकों पर अचानक हमले किए जाते थे। 1576 से 1585 के बीच प्रताप ने कई मुगल अभियानों को नाकाम कर दिया, जिनकी अगुवाई अनुभवी मुगल सेनापतियों जैसे कुतुबुद्दीन खान, आमेर के राजा भगवंत दास, शाहबाज खान और जगन्नाथ कच्छवाहा ने की थी। मेवाड़ के इतिहासकार इन वर्षों की घटनाओं को विस्तार से दर्ज करते रहे। इन घटनाओं का वर्णन मेवाड़ के 17वीं सदी के कवि दयाल दास की किताब राणा रासो और जैन कवि हेम रतन के महाकाव्य गोरा बादल चौपाई में मिलता है। ये कविताएं महाराणा प्रताप जैसे राजा की प्रशंसा में लिखी गई हैं, जिन्होंने अपने राज्य की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता के साथ कभी समझौता नहीं किया। हाल्दी घाटी की लड़ाई के बाद लगभग 1 दशक तक महाराणा प्रताप ने अनियमित युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया। वे जानते थे कि संख्या और शस्त्रबल के मामले में वे मुगल सेना से कमजोर थे, इसलिए उन्होंने कभी भी खुली लड़ाई में मुगलों से सामना नहीं किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और मेवाड़ के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों का पूरा लाभ उठाया। प्रताप की गुरिल्ला युद्ध की रणनीति इतनी प्रभावी थी कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र का मानना है कि प्रताप की यह रणनीति बाद में मलिक अंबर और छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धाओं के लिए प्रेरणा बनी। महाराणा प्रताप की सेना ने अक्सर मुगल सेना की आपूर्ति मार्गों को बाधित किया, विशेष रूप से मेवाड़ मालवा, मेवाड़ गुजरात और अजमेर गुजरात के पारंपरिक मार्गों पर। मेवाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले भी, जो धनुष और बाण के उपयोग में कुशल थे और स्थानीय जंगलों, पर्वत मार्गों और दर्रों की जानकारी रखते थे, प्रताप के अनमोल साथी बने। मेवाड़ के पारंपरिक वृत्तांतों में यह उल्लेख मिलता है कि मुगल सेना को हतोत्साहित करने के लिए मेवाड़ के लोगों ने वर्षों तक भूमि को बंजर और जलाया हुआ रखा।
मेवाड़ लंबे समय से अपने तांबे और लोहे के समृद्ध भंडारों के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उदयपुर के दक्षिण में पहाड़ी और घने जंगलों से घिरे जावर क्षेत्र में जस्ता, सीसा और चांदी भी पाई जाती थी। इन खनिजों का उल्लेख 8वीं शताब्दी के अभिलेखों में भी मिलता है। महाराणा प्रताप के पूर्वज महाराणा लाखा 1382 से 1421 के शासनकाल में खनन गतिविधियों का पुनरुद्धार हुआ था और उनके उत्तराधिकारियों ने इस परंपरा को जारी रखा। प्रताप ने जावर के आसपास के पुराने खनन कार्यों और खदानों का पूरा उपयोग किया, जहां उन्होंने न केवल शरण ली बल्कि अपने खजाने और हथियारों को भी सुरक्षित रखा। मेवाड़ की कई लोकप्रिय कहानियों में बताया गया है कि एक समय महाराणा प्रताप, उनका परिवार और कुछ वफादार समर्थक मुगल सेना द्वारा पीछा किए जाने के दौरान जावर माला की खदानों में शरण लिए हुए थे। जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में भी इन कहानियों का उल्लेख किया है। 1872 के इंडियन एंटिक्वेरी के एक लेख में यह दर्ज है कि जावर माला की गुफाओं में वहां कई पीढ़ियों से उन छल्लों और बोल्टों को संरक्षित किया गया था जिनसे महाराणा प्रताप सिंह के बच्चों की पालने बंधे हुए थे, और आज भी उस ऊंचे मैदान के गांव के निवासी यह कहते हैं कि वे अभी भी वहां मौजूद हैं। इन खदानों के आसपास सीढ़ियों, दीवारों और पानी के निकास के अवशेष भी पाए गए हैं। स्थानीय लोग अभी भी एक खदान को प्रताप खान और दूसरी को रानी खान के नाम से पुकारते हैं। यह माना जाता है कि प्रताप खान महाराणा प्रताप का मुख्यालय था जब वे निर्वासन में थे। इस खदान में पत्थरों की एक चौड़ी सीढ़ी है जो नीचे एक प्राचीन कक्ष तक जाती है, जिसे दर्शक कक्ष कहा जाता है। इसमें एक बड़ा मंच भी होने की बात कही जाती है, हालांकि यह खदान अब पर्यटकों के लिए सुलभ नहीं है। समय के साथ महाराणा प्रताप की गाथा पर कई कविताएं, कहानियां और दोहे लिखे गए। एक लोकप्रिय कहानी जिसे जेम्स टॉड ने भी अपनी किताब में उल्लेख किया है, बताती है कि कैसे प्रताप का परिवार जंगली बाजरे और घास से बनी रोटियां खाने के लिए मजबूर हो गया। एक दिन प्रताप की पत्नी और पुत्रवधू ने थोड़ी रोटियां इकट्ठा की, जो कि आधी उस दिन खाने के लिए रखी गईं और आधी बाद में। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, प्रताप की बेटी के चीखने की आवाज आई। एक जंगली बिल्ली उस छोटी लड़की की रोटी और बाकी बची रोटियां लेकर भाग गई। यह दृश्य प्रताप के दिल को चीर गया और पहली बार उन्होंने आत्मसमर्पण पर विचार किया। यह खबर अकबर तक पहुंची कि प्रताप अब मुगलों के सामने झुकने के बारे में सोच रहे हैं। प्रताप के साले बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज पीथल, जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, ने इस अफवाह की सत्यता की जांच करने के लिए प्रताप को एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने प्रताप से कहा कि सूर्य भगवान कश्यप के वंशज पश्चिम में उदय हो सकते हैं यदि प्रताप अकबर को राजा के रूप में संबोधित कर दें। राजकुमार पीथल ने अपने राजपूती सम्मान का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या प्रताप ने वह बोझ उठाने से मना कर दिया जिसे बाकी लोग उठा नहीं सके थे। यह पत्र पढ़कर प्रताप की हिम्मत फिर से लौट आई और उन्होंने तुरंत जवाब भेजा, जिसमें उन्होंने अकबर के सामने कभी भी आत्मसमर्पण न करने की बात कही। जब तक यह शरीर सांस लेता है, भगवान एकलिंग साक्षी हैं, अकबर को प्रताप द्वारा अभी भी तुर्क कहा जाएगा। सूर्य पूर्व में जैसे हमेशा होता है वैसे ही उदय होगा। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि इनमें से सभी कथाएं सत्य नहीं हैं। कई कहानियां जो बाद के समय में आम हो गईं, समकालीन मेवाड़ी अभिलेखों में नहीं मिलती, जैसे कि प्रताप द्वारा आमेर के मानसिंह का अपमान करने की घटना, जिसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। चाहे इन कहानियों की सत्यता जो भी हो, महाराणा प्रताप का संघर्ष जल्द ही एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला था जब देवर की लड़ाई हुई। यह लड़ाई हालांकि हल्दी घाटी की लड़ाई जितनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए।
1582 में दशहरे के समय के आसपास महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के उत्तर पूर्व में 40 किलोमीटर दूर स्थित गांव देवर के पास सुल्तान खान के नेतृत्व वाले मुगल गैरिसन पर हमला किया। निकटवर्ती मुगल चौकियों से सुदृढ़ीकरण भी आया और एक भीषण और निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने सुल्तान खान पर इतना प्रचंड आघात किया कि उसकी ढाल और कवच टूट गए और मुगल सेनापति तथा उसका घोड़ा वहीं मर गए। मुगल सैनिक भयभीत होकर युद्ध से भाग गए और महाराणा प्रताप देवर की लड़ाई में निर्विवाद विजेता बने। 19वीं सदी में लिखते हुए जेम्स टॉड ने प्रताप की इस जीत की तुलना यूनानियों द्वारा फारसियों के खिलाफ लड़े गए मैराथन की लड़ाई 490 ईपू से की। टॉड ने यह भी कहा कि हल्दी घाटी की लड़ाई की तुलना थर्मोपाइले की लड़ाई 480 ईपू से की जा सकती है, जहां ग्रीक सैनिकों ने एक संकीर्ण मार्ग में फारसियों का मुकाबला किया था, ठीक वैसे ही जैसे हल्दी घाटी में हुआ था। देवर की जीत के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ की ओर कूच किया। उन्होंने एक ही दिन में 36 मुगल चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया और देवर से कुंभलगढ़ तक का क्षेत्र मुगलों से मुक्त हो गया। कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार करने के बाद प्रताप ने जावर और अन्य मार्गों पर स्थित मुगल गैरिसनों पर भी विजय प्राप्त की, जिनमें आमेट, मदरिया और जावर शामिल थे। इसके बाद प्रताप की सेनाओं ने मेवाड़ के 56 क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और लूना राठौड़ को हराया। दक्षिणी मेवाड़ का चावंड क्षेत्र भी प्रताप के अधिकार में आ गया। प्रताप ने पड़ोसी राज्यों डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, पर भी आक्रमण किया। सोम नदी के तट पर एक भीषण लड़ाई के बाद रावत भान के नेतृत्व में प्रताप की सेना ने डूंगरपुर में विजय प्राप्त की और बांसवाड़ा ने भी प्रताप की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। सिरोही भी प्रताप का सहयोगी बन गया। 1581 में अकबर ने प्रताप के सौतेले भाई जगमल को सिरोही का शासक बनाया था, लेकिन जगमल की सिरोही में युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। प्रताप ने सिरोही के नए प्रमुख राव सूरतन से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे सिरोही के साथ प्रताप का पारंपरिक शत्रुत्व समाप्त हो गया। इस समय तक मुगलों का मेवाड़ पर दबाव थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि अकबर की ध्यान अन्य विद्रोहों और सीमावर्ती संकटों पर केंद्रित हो गया था। बंगाल और बिहार में अकबर की सुधारों के खिलाफ विद्रोह हुआ और पंजाब में उनके सौतेले भाई मिर्जा हकीम के आक्रमणों ने अकबर का ध्यान खींचा। हालांकि दिसंबर 1584 में अकबर ने एक बार फिर से प्रताप के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया और आमेर के राजा जगन्नाथ कच्छवाहा को प्रताप को पकड़ने और मुगल दरबार में लाने का काम सौंपा। जगन्नाथ के आने पर प्रताप और उनकी सेना ने मेवाड़ के दुर्गम इलाकों में शरण ली। यह अभियान 1584 से 85 के दौरान प्रताप के खिलाफ मुगलों का अंतिम बड़ा अभियान था। 1585 में अकबर ने लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित कर दी और इसके बाद प्रताप के खिलाफ कोई और अभियान नहीं भेजा गया। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।